हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं, इसके चेयरमैन को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, आखिरकार भारत में फ्री और फेयर इलेक्शंस चलाने में और डेमोक्रेसी को सस्टेन करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कितना योगदान है। इन सभी चीजों के बारे में हम आज के इस टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो आइए जानते हैं कि राज्यांग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहां पर जो है वो प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 324 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। यहाँ पर दो की वर्ड्स जो हमें याद रखने हैं वो ये है कि सबसे पहला आर्टिकल 324 जो दिया जा रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो ऑटोनोमसली और इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो पूरे देश भर में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चलवाने का जो जिम्मेदारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपी गई है। इट इज इंटरेस्टेड विद सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। जो हम इलेक्टोरल रोल हमारे नाम का देते हैं, यानी कि वोटर लिस्ट हो, तो उस तरीके के इलेक्टोरल रोल को जो है वो प्रिपेयर करना, डायरेक्शन करना, उसे कंट्रोल करना, उसका सुपरिटेंडेंस करना, पूरा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में दिया गया है। फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑफ, तो आइए जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से इलेक्शंस चलवाता है। सबसे पहला तो पार्लियामेंट, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स के लिए, एमपी सीट्स के लिए जो हम लोकसभा के इलेक्शंस देखते हैं, जिन्हें हम जनरल इलेक्शंस भी कहते हैं, जिस तरीके के लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, और राज्यसभा के इलेक्शंस भी, हालांकि हम इनडायरेक्टली जो है उसमें भाग लेते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ही राज्यसभा के मेंबर्स को वोट करके वहां पर भेजते हैं, लेकिन वहां पर भी राज्यसभा के इलेक्शंस में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही रोल ज्यादातर होता है, यानी कि बोथ लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि एमएलएस की सीट के लिए जो हम जनरल इलेक्शन स्टेट में देखते हैं, वहाँ के इलेक्शंस भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करता है। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शन, हालांकि ये भी इनडायरेक्टली होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली लोग जो है वो जाकर प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते। तो इलेक्टेड जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हो या फिर स्टेट असेंबलीज के हो, वही जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं। लेकिन वहां पर भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंडक्ट करवाने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। तो जो एक कैटेगरी के इलेक्शंस बच जाते हैं वो है पंचायत राज, यानी कि ग्राम सभा, और फिर म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो चलाते हैं। तो ये जितने भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट रिलेटेड इलेक्शंस है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जितने भी लोकल इलेक्शंस होते हैं या फिर थर्ड टायर गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, जहां पर ग्राम सभा और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है कंडक्ट करवाता है। इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी। एज ऑफ नो 3 जो है वो मेंबर्स होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट जो है अपने हाथ के अंडर उनके सील के वारंट से जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। It consists of chief election commissioner and 2 election commissioners. Regional commissioners also if necessary can be appointed. तो as of now ये 3 members की body है, बहुत ही powerful body है। Though the chief election commissioner is the chairman of the election commissioner, however his powers are equal to the other 2 election commissioner. तो दरअसल यहाँ पर decisions जो भी लिया जाता है वो majority basis पर लिया जाता है, यानी कि 2/3 को देखा जाता है, यानी कि 3 members में 2 लोगों की सहमति देखी जाती है। लेकिन जहाँ कहीं पर भी अगर कोई क्रूशियल टाई अप हो, वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात को ज़्यादातर इंपॉर्टेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वीटो पावर दिया गया है बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर पर। तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी इक्वली काम करती है, तीनों को भी एक एक वोट दिया जाता है। ऑल द मैटर्स इन द कमीशन आर डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी अमॉन्ग्स द मेंबर्स। तो इन 3 मेंबर के मल्टी मेंबर बॉडी में ही डिसीजन विद इन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि चेयरमैन होंगे तो वीटो पावर उन्हें दिया गया है। तो ऑल द 3 मेंबर्स आर इक्वल। The chief election commissioner and the 2 other election commissioners receive equal salary, allowances and other benefits. तो देखिए यहाँ पर जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में कहा कि इक्वल उनके पावर्स होते हैं, तो यहाँ पर भी सैलरीज, अलाउंस वगैरह उन्हें इक्वली दिए जाते हैं। They hold their office for 6 years or till they attain the age of 65 whichever is earlier। यानी कि कार्यकाल उनका या तो 6 साल होता है, यानी कि 6 साल का ड्यूरेशन उनका पूरा जॉब जहाँ पर वो अपॉइंट किए जाते हैं वहाँ पर है, या फिर 65 ईयर्स अगर वो कंप्लीट करते हैं, 2 में से जो भी पहला है, यानी कि whichever is earlier, तो वहाँ पर उन्हें रिटायर किया जा सकता है। यानी कि मान लेते हैं कि 63 ईयर्स जो है उनकी एज है जब उन्हें अपॉइंट किया जाता है, यानी कि सर्विस रिटायरमेंट एज आने के लिए सिर्फ 2 साल ही बचे हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कोई भी अपॉइंट है वो बाकी के 2 साल के लिए ही काम करेंगे, बिकॉज अटेनिंग एट द एज ऑफ 65 ही विल बी रिटायर्ड।
या फिर अगर हम ये मानते हैं कि उनकी एज 59 ईयर्स है तो वो अगले 6 ईयर्स के लिए यानी कि एट द एज ऑफ 65 या फिर 58 अगर उनकी एज हो तो बाय द एज ऑफ 64 जो है वो 6 ईयर्स कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से 6 ईयर्स का ड्यूरेशन वो कंप्लीट करते हैं। तो इन दोनों में से यानी कि 6 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन और फिर या फिर अटेनिंग द एज ऑफ 65 whichever is earlier. Chief Election Commissioner of India can be removed from his office by President on the basis of a resolution passed to that effect by both the houses of the Parliament with a 2/3 majority in both Lok Sabha and Rajya Sabha on the grounds of proved misbehavior or incapacity। यानी कि एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ यानी कि 2/3 मेजॉरिटी जिसे हम कहते हैं। तो उस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी उस रेजोल्यूशन को पास करवाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तभी जो है प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स को उनके पोजीशन से निकाल सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो अपना रेजिग्नेशन भी डायरेक्टली प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। दरअसल सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से या फिर किसे इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए, या फिर वो कौन से एडिक्वेट क्वालिफिकेशंस होंगे जिनके तहत जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है अपॉइंट किया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।